अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम। क्या हाल है? एंड आई लव दिस तराना, मुझे ये इतना पसंद है कि थोड़ा सा ज़रा सुनने दें। और तो ये एक सीरीज़ आप कह लें हमने जो शुरू की हुई है। आज 3 अगस्त जुमेरात और आपको पता ही है हम 14 अगस्त तक माजी में मकबूल तरीन होने वाले मिली नग़्मे कौमी तराने आपकी पेश खिदमत कर रहे हैं और आज आपकी नज़र ये। और द न्यूबीज़ वुडेंट नो हु दिस सिंगर इज़, तो हम आपको बता दें कि ये है शहनाज बेगम। और वैसे तो ऑब्वियसली शी वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड सिंगर, लेकिन ये जो था एक तराना नगमा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये इन्होंने अमर कर दिया। और आप बता चुकी हैं कि शहनाज बेगम ने गाया था और उसके बाद कितने ही लोगों ने गाया। हाँ, और अगर आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह, मतलब ये लिटरली एक तो अपना नेशनल एंथम होता है और एक मिली नगमा तराना होता है। सो दिस इज ऑलवेज देयर। तो इसको तो बच्चा जानता है, गाया भी होगा, गुनगुनाया भी होगा, सिंग अलोंग भी किया होगा, जैसे अभी भी। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है वैसे शायद। इट्स इजी, द वर्ड्स आर सिंपल, इट्स सो डीप। मुश्किल से मुराद ये है कि तमाम लोग, मतलब स्कूल कॉलेजेस में बच्चे भी कहीं ना कहीं से लय मिलाई लेते थे इसमें। अगर कोई आगे अच्छा बच्चा गा रहा होता था तो उसके पीछे हम जीवे पाकिस्तान तो कर ही सकते थे। ये वो जो कोरस वाला है, एब्सोल्युटली कोरस में तो सारे उठ ही जाते होते हैं और ये आपके दिल में बज रहा होता है। अभी ये वी आर टॉकिंग टू यू, लेकिन लिटरली इट्स लाइक प्लेइंग इनसाइड अस। हां, एंड इवन प्लेइंग इनसाइड अस बिफोर द शो, सिंस बिफोर द शो। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आम इंतखाबात की बात करेंगे। भाई बड़ा ही एक कड़मस सा मचा हुआ है लिटरली, समझ रहे हैं आप? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस I could description. not have, you know, come up with the, I think this could be the best explanation of it, because अजीब कवानीन पे कवानीन पास हो रहे हैं। कल वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आप देख लीजिए क्या सूरत हाल सामने आई है। कोई लिटरली ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ताओं से पूछें तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं था। अगर PMLN के वज़रा से पूछें तो वो कहते हैं तो फलां से पूछ लें, ये तो उससे पूछ लें, ये तो इससे पूछ लें। यूज होता है ना, बुलडोज कर देना। ये सारे जो इत्तेहादी हैं वो अलग नाराज़ हैं, नाला हैं। और साथ साथ ये सेंसस और फिर नई हल्का बंदियों वाले मामले ने तकरीबन अब ये वाज़े कर दिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी इस पे इससे पहले तो वाज़े कर चुकी थी कि भाई उन्हें तो पुरानी हल्का बंदियों पे इंतखाबात चाहिए कि नई हल्का बंदियों पे इंतखाब होंगे। मतलब 90 दिन में तो इंतखाब होने नहीं वाले हैं, as soon as the assembly gets dissolved। बिल्कुल, तो आम इंतखाबात ऑब्वियसली उसमें ताख़ीर की अफवाहें ही है जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं और काफ़ी दिनों से ये फैली हुई हैं। लेकिन परसों वज़ीर आज़म के इंटरव्यू ने बर वक्त इलेक्शन होने से मुतालिक शकूक व शुबहात और जो भी ऑब्वियसली और बढ़ा दिए। एक्चुअली जितना इसको क्लैरिटी देने की कोशिश की जाती है वो और कन्फ्यूजन में बात पड़ जाती है। वज़ीर आज़म ने दौरान इंटरव्यू एक सवाल के जवाब में कहा था कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराए जा सकते हैं और फिर आपको पता है और मज़ीद कन्फ्यूजन फैल गई। और इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी तो इलेक्शन का वक्त पर इनेकाद मुमकिन नज़र नहीं आता। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की भी कुछ यही राय है। अगर नई मरदमशुमारी आ जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर जो लिमिट है उससे एक्सीड करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी के अमल को शुरू करना पड़ता है और उस मरदमशुमारी की रोशनी में वो हल्का बंदी का तयन करते हैं। और हम 90 दिन के साइकिल में जाना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में हमें पुरानी मरदमशुमारी पे डिपेंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस मामले का एक पहलू ये भी है कि नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान नई मरदमशुमारी को नहीं मानती, लेकिन फिर भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा तो है ही वो। और कराची में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात पर MQM और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ देख लें ज़रा। जहां पर मुल्क में 4 करोड़ नए लोगों का इजाफा हुआ है आज, और अभी हमारे पास इलेक्शंस में 3.25 महीने बाकी हैं। अगर हम आज ये कहें कि नहीं बस पुरानी मरदमशुमारी हम ये चीजें कर दें, तो आपको पता है कि कराची में 2017 में भी कितनी ज्यादा ज्यादती हुई है मरदमशुमारी में। नई मरदमशुमारी कौन सी? वो जाली मरदमशुमारी जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के वडेरों के मातहत हुई है, उनके डीसीज एसीज के मातहत होकर उन्होंने कराची की गिनती कम की है, हमारी नुमाइंदगी से हमें महरूम किया है। या वो मरदमशुमारी जो जेन्युइन मरदमशुमारी है, ना 2017 पे ना नई मरदमशुमारी अगर जाली होगी ना उस पे
नई मरदमशुमारी सही मरदमशुमारी, जिसमें कराची का एक एक फर्द गिना जाएगा, उस पर इलेक्शन हो। भाई सूरत हाल ये है। अब दूसरी तरफ नून लीग के एतमाद का यह आलम है कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऐवान में उनकी हिमायत से रोज़ाना दर्जनों बिल पास कराए जा रहे हैं। PTI के दौर में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री का ताना लगाने वाले आज खुद ऑर्डिनेंस की मशीन लगाए बैठे हैं ऐवानों में, और इत्तेहादियों को एतराज़ात भी हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ सबके सामने हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो, और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए, वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है। कि हमारी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, और हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज़ पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा कि चूंकि आपके वो 2-2.5 बंदे उधर बैठे हुए हैं तो इसलिए आपने जो ना इसमें बात नहीं करनी है, और इसमें आपकी बात के हक के ऊपर जो है ना कोई कदगन है या पाबंदी है। सर अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो है ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। अच्छा जी, अब शायद मुस्लिम लीग नून को यही लगता है कि उनके इत्तेहादी मरदमशुमारी के मामले पर भी आखिर में हथियार डाल देंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। बहरहाल अगर हुकूमत इलेक्शन में ताख़ीर के तासुर को ज़ायल करना चाहती है तो निगरान सेटअप बनाए और आवाम को साफ साफ बताए कि उसके इरादे क्या हैं। It's as simple as that. हाँ, वैसे इरादे तो खास से साफ नज़र आ रहे हैं। ऐसी भी बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराज़ी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा साहिबा, शहबाज शरीफ साहब से आपकी गुफ्तगू से पहले इलेक्शन में ताख़ीर वाली बात एक अफवाह थी, लेकिन आपके इंटरव्यू में खासा उन्होंने वाज़े कह दिया कि भाई एक यही सूरत हाल बनती है कि नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसके तहत ही इंतखाबात होंगे। तो आपकी इसके अलावा ऑफ द कैमरा या इस खबर से मुताल्लिक तफसील में और क्या गुफ्तगू हुई उनसे? तो आपने ज़ाहिर सर्टनली ये भी कहा होगा कि इंतखाबात में ताख़ीर होगी इसके नतीजे में। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के बाद तो ज़ाहिर है कि मुहर सख्त हो गई है जो उन्होंने नई मरदमशुमारी की बात कर दी, और ऐसे वक्त में की जबकि असम्बलियों के डिज़ोल्व होने में या असम्बलियों के ख़त्म होने में एक हफ़्ते से कम का वक्त जो है वो रह गया, ये एक हफ़्ता रह गया। तो ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर का ये बात करना एक काफ़ी मानी खेज़ बात है, और फिर कैटेगोरिकली करना कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात होंगे, जबकि वो जानते हैं कि उनके जो बड़े इत्तेहादी हैं ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस तरह से वैसे MKM के भी मुतालबे इससे पहले आ रहे थे कि नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात हों, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात हो। ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये बात कर रही थी कि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कह देना कि नई मरदमशुमारी पे होंगे, जानते हुए कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी जो है वो उस तरह की नहीं है, उनको वक्त लगेगा। तो ये एक तरह से मुहर सख्त हो गई है कि अब इंतखाबात का जो इल्तवा है वो नज़र आ रहा है, या यूँ कहिए कि इंतखाबात के इनकाद पे जो है उसके ऊपर एक बादल छा गए हैं कि ये अब अपने मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे, यानी 90 दिनों में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत सी चीज़ें एक्चुअली आसमा कन्फ्यूजन में है। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना दर्जनों कानून पास करने वाली हुकूमत इस वक्त जो भी कर रही है बड़े एतमाद से कर रही है, बड़े कॉन्फिडेंट है अबाउट इट, लेकिन मरदमशुमारी का मामला बिल्कुल अलग है। अब बड़े ख़तरनाक किस्म के कवानीन पर चूँ तक ना करने वाले इत्तेहादी जो है वो मरदमशुमारी को अपनी रेड लाइन कहते हैं। तो क्या वो मुस्लिम लीग नून से ताउन कर पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये जो एक तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आखिरी दिनों में जिस तरह से धड़ाधड़ एक फैक्ट्री जो है वो लगी हुई है, कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी PTI के दौर में हम कहते थे, इस वक्त जो है वो कानून साजी की फैक्ट्री लगी हुई है, एक चरखा है जो चले जा रहा है और बग़ैर पढ़े। जब मैं कल भी पार्लियामेंट में लोगों के साथ बात होती रही और जो उनके साथ मुलाकातें हुई, बहुत सारे MNAs से जो कि हुकूमती इत्तेहाद के हैं, PMLN के हैं, पीपल्स पार्टी के, उनसे बात हुई, उन सब का
ये शिकवा था कि उनको पढ़ने के लिए बिल भी नहीं दिए जा रहे। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिस तरह से पास हुआ है और जो उसके अंदर जो उसके मंदरजात हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस के गले पड़ेंगे कल को, और इसके बहुत ज़्यादा खदशात है इसके ऊपर, पार्लियामेंटेरियंस को खुद खदशात है। और फिर जिस तरह से आर्मी एक्ट और दूसरे जो लेजिस्लेशन जिस तरह से हुई है, सिर्फ इसमें एक जो टेररिज्म से मुतालिक जो या एक्सट्रीमिज़म से मुतालिक लेजिस्लेशन थी वो सिर्फ डेफर की गई। अदरवाइज़ ये जो मामलात हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं पार्लियामेंटेरियंस के। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा शदीद हैं, और हमारी इत्तलात ये हैं कि जब ये सेनेट में पेश होगा तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी रिएक्ट करेगी और हो सकता है कि वो इसके अगेंस्ट वोट करें। मगर दिलचस्प होगा ये देखना कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो क्या स्टांस लेते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एक मजबूत पोजीशन में सेनेट के अंदर मौजूद है, और अगर उनके सेनेटर्स जो हैं वो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ मिलके करते हैं तो ये लेजिस्लेशन रोकी जा सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसके ऊपर क्या मामला देखने को मिलते हैं, लेकिन जाने वाली हुकूमतें इस तरह नहीं करती हैं, और आने वाली हुकूमतें जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में नज़र आता है, उनको इस बात का यकीन है शायद कि वो वापस आएंगे जब भी कभी इंतखाबात होंगे, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो बहरहाल बहुत करीब होते दिखाई नहीं देते, और इस तरह के खदशात जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड पार्लियामेंटेरियंस करते भी दिखाई देते हैं। अच्छा, लास्ट ये बता दीजिए कि हुकूमत को एतमाद है कि पीटीआई अपने चेयरमैन समेत कोई गेम चेंजिंग किस्म की पोजीशन में अब या सियासी क़ुव्वत रही नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए तो इलेक्शन में ताख़ीर से फ़ायदा किसे होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपको लगता है घाटे में रहेंगी या फ़ायदे में रहेंगी इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो? देखिए, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इस चीज़ अगर इंतखाबात नहीं होते तो इसका फ़ायदा PMLN को होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर इंतखाबात, मियाँ साहब की वापसी, नैरेटिव का बनाना, और जो 15 महीने ज़ाहिर है कि इत्तेहादी हुकूमत का ज़्यादा बर्डन तो PMLN पे आएगा और आना है, उसको सामने रखा जाए तो ज़ाहिर है कि अपनी एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए सूट करता है PMLN को कि इंतखाबात ताख़ीर से हों। पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए ये उनको ज़्यादा जल्दी नज़र आती है क्योंकि सिंध के अंदर उनकी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी या एक कंफर्टेबल उनकी हुकूमत जो है वो बन सकती है, तो उनके लिए इंतखाबात का लड़ना या उनके लिए इंतखाबात होना मसला नहीं है। और ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है ख़ास करके पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर ये 3 महीने से आगे इंतखाबात गए तो फिर इंतखाबात का इनकाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल हमने खुर्शीद शाह साहब से इस मामले पर जब बात की थी तो उन्होंने बहुत खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये भूल जाएं कि इसके बाद जो है वो जल्दी इंतखाबात होंगे। तो ये बहुत ओपन अब चीज़ होती चली जा रही है कि जिस तरह की लेजिस्लेशन और जिस जल्दी में करवाई जा रही है पास पार्लियामेंट को बुलडोज करके, और जिस तरह से जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, और जिस तरह से अपनी इत्तेहादी जमातों के कंसल्टेशन के बगैर नई मरदमशुमारी की बात हुई है, इससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पूरी तरह से तैयार है कि इंतखाबात जो हैं वो 3 माह से आगे जाएं। अब कितना जाएंगे, बहरहाल इसके ऊपर तो खदशात हैं, लेकिन और ये खदशात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सूट जो अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त PMLN को करता है इंतखाबात का डिले होना। बहुत शुक्रिया आपका आसमा फॉर योर पर्सपेक्टिव। ज़रा अगले घंटे में इसमें तफसील से बात करेंगे क्या सूरत हाल बन सकती है। इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट 4 महीने का कहा था कि जी नहीं, हल्का बंदियाँ तो 4 महीने से कम टाइम में हो नहीं सकती। तो वैसे टू बी ऑनेस्ट, अभी पहले आपको याद है ना तहरीक इंसाफ किस तरह से इंतखाबात का मुतालबा करती थी। चंद महीने देख लीजिए, चंद हफ्ते देख लीजिए कि ये सारे मिलकर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे होंगे। इन द मीन टाइम हमारे लिए कोई ख़ास खबर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि हमने कल परसों से जब से पेट्रोल प्राइसेस 20 रुपये और बढ़ी हैं, हम कह रहे थे कि ये हर चीज़ पे असर होगा, और वही हुआ है। कीमतें जो हैं हर चीज़ की एकदम से उनमें इजाफा होना स्टार्ट हो गया है, और खाने पीने की चीज़ें तो सब कुछ छोड़ें, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगी होगी है। 15 to 20% इट हैज़ गॉन अप, किराए वगैरह बढ़ गए हैं। और टाइमिंग भी चेक करें क्योंकि स्कूल अभी बिल्कुल खुले हैं। आपको पता ही है कि बच्चे बहुत सी वैन्स और बसेज और क्या क्या लगवाया होता है। एवरीथिंग इज़ गोइंग हाई। ज़रा हम डिफरेंट शहरों से पता करते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। अली इमरान हमारे साथ हैं कराची से, और उमर फरवा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अली इमरान, सबसे पहले तो
पहले उमे फरवा से बात कर लेते हैं, लेडीज फर्स्ट। उमे फरवा, हम ये प्राइसेस कीमतें ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, ज़रा आप बताएं लाहौर का क्या हाल है? फॉर्चुनेटली दिस इज़ दुआ मिर्ज़ा हियर। दुआ मिर्ज़ा, लाहौर में सूरत हाल जो है वो जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हमने देखा है कि हमेशा ट्रांसपोर्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। बस स्टैंड्स वाले किराए बढ़ा देते हैं। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो रिक्शे वाले तो फ़ौरन 100 और 200 रुपये ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेवल पर चूँकि एसोसिएशंस भरी हुई हैं तो वहाँ पर ऑफिशियली अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हमारी बात हुई और पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन असफतुल्लाह नियाजी से, उन्होंने ये बताया कि आज इस हवाले से इजलास होगा और हतमी फैसला वो करेंगे। लेकिन वो भी कंफ्यूजन के शिकार नजर आते हैं कि अगर 100 रुपये बढ़ाएं तो ट्रांसपोर्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फ़ायदा नहीं होता, और अगर 200 रुपये या 250 रुपये बढ़ाएं तो फिर मुसाफिर बहुत एहतजाज करते नजर आते हैं कि एकदम 200 या 250 रुपये अगर बढ़ा लिए जाए तो कैसे जाए। मुसाफिरों से जब बात होती है तो वही कहते हैं कि बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से बाहर या फिर दूसरे शहरों से लाहौर में कारोबार की गर्ज से ट्रैवल करते हैं, और जब वो लारी अड्डा या न्याजी अड्डे से ट्रैवल करते हैं लोकल बसेस से, तो वहाँ पर जब किराए बढ़ते हैं तो जो उनको मुनाफा होता है, जो 150 या 200 रुपये बचते हैं उनको, वही किराए में ऐड हो जाते हैं, तो फिर उन पर मजीद बर्डन पड़ता है। तो अभी यहाँ पर लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स लेवल पर आज फैसला होगा कि कितने पैसे बढ़ने हैं, लेकिन गैर एलानिया तौर पर लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने तकरीबन फैसला तो आज होना है ट्रांसपोर्टर्स के लेवल पर मीटिंग में, लेकिन इसके अलावा भी लोग अपने तय, आपको पता ही है दुआ, खुद से कितने किराए बढ़ा देते हैं जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। दुआ हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम कराची सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। अली, आप बता दीजिए औसत क्या किराया चल रहा था इससे पहले, फॉर इंस्टेंस कराची टू हैदराबाद, और अब कितना इजाफा किया जा रहा है या कर दिया गया है ऑलरेडी? क्या है कराची से अपडेट और दीगर शहरों से सिंध के? जी, कराची से अपडेट ये है कि जो के अंदर बस हैं, क्योंकि उन्होंने किराए कम नहीं किए थे जब डीजल के प्राइसेस कम थे, तो लिहाजा उन्होंने बढ़ाए भी नहीं हैं अभी तक की, यही सूरत हाल है। ये अलग बात है कि रिक्शा टैक्सी वाले जो मुंह बोला किराया लेते हैं उनमें यकीनन इजाफा हो गया। साथ ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 7.5 इजाफा हुआ है डीजल के प्राइस में, लेकिन जो शहरों के दरमियान बसें चलती हैं उन्होंने किराए में 20% कर लिया है। और अब्दुल्ला हुआ 2 दिन हो गए हैं उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एट टाइम्स मैं तो ये फील करता हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट काम क्या होता है, आप दोनों ही बताएं क्या काम होता होगा, मतलब इनका कि ये इतने बड़े बड़े दफातर, गाड़ियों का यूजेज, अवाम का पैसा खर्च होता है, द एंड ऑफ द डे अवाम को ही नाजायज तौर पे पैसा भरना होता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट पता नहीं इसके ऊपर कभी गुफ्तगू होगी या नहीं होगी कि अगर किसी डिपार्टमेंट का फायदा नहीं है क्या सिग्निफिकेंस है। मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि कराची समेत मुख्तलिफ में ईरानी डीजल इस्तेमाल हो रहा है, उसके प्राइस तो नहीं बढ़े, तो फिर ये 20% किराए की बात हो रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराया बढ़ा दिया है लोगों ने, और गुड्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि महंगाई के कराची से लेके अगर तुम जाए पिंडी, बेसिकली अली इमरान फर्क पड़ा है और हर शहर में अपनी तय फर्क पड़ा है, लेकिन जरूर जो हम बात कर रहे थे जिनको फर्क नहीं भी पड़ रहा वो भी किराया बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ, थैंक यू दुआ मिर्जा फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू अली इमरान फॉर बीइंग विद अस। एंड जो ईरानी डीजल स्मगल शुदा डीजल इस्तेमाल करते हैं उनको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, वो भी किराया बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली हमारा कलेक्टिव कसूर है, हम खुद ही ऑनेस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। हम जब कीमतें कम होती हैं तो किराए कम नहीं करते हैं, वो जब क्योंकि हम लेवल पे तो खुद डिसऑनेस्ट लोग हैं और हम हुक्मरानों को ताने देते हैं या कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हमें नजर आ जाए और हमें उसकी थोड़ी सी बात बुरी लग जाए, लेकिन हमारा अपना दाव जहाँ लगता है ना वहाँ लगाते हैं। बस ये कल्चर ही बन गया है, व्हिच इज वेरी सैड। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वैसे तो अब शायद कैप्चर होना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे औबाश जो हैं वो काफ़ी अरसे से बेलगाम हैं। ज़रा रीसेंट ताज़ा वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। फेडरल बी एरिया कराची में दिन दिहाड़े लड़की से नाज़ेबा हरकत का वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार शख्स पहले लड़की का पीछा करता है, फिर शर्मनाक हरकत करके फ़रार हो जाता है। खातून को सरेराह हिरासा करने का यह पहला वाक़या नहीं है। बाय द वे, शहर में एक माह के दौरान ख़वातीन को हिरास करने के 3 वाक़यात की वीडियो सामने आ चुकी है।
वीडियो सामने आई है और हम हमेशा बार बार ये कहते हैं कि जो वीडियो 3 अगर आ चुकी हैं 1 महीने के अंदर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सामने नहीं आती। इससे पहले आपको याद है कि गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को जो हुआ था वो तो अजीब व गरीब सिचुएशन थी, वो अभी तक बंदा पकड़ा नहीं गया, आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। और उसके बाद 18 जुलाई को फिर औरंगी टाउन में भी आपको वाक़या याद होगा, बिल्कुल इसी तरह ये लड़की वॉक कर रही है और एक लड़का मोटर बाइक पे आया और व्हाटएवर, और उसमें मुल्ज़िम जो है अपेरेंटली वो पकड़ा गया। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि उसमें कैसे पकड़ा गया और बाकी की क्या अपडेट है। सो आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इज़ विद अस, काशिफ मुश्ताक इज़ विद अस। काशिफ, इन तीनों में से गालिबन एक ही पकड़ा गया अब तक और बाकी की तलाश, वो जैसे कहते हैं ना क्लीशे टर्म है, बाकी की तलाश जारी है। जी अब्दुल्ला नुमा, बिल्कुल ऐसा ही है कि बाकी की तलाश जारी है। जो ये फेडरल बी एरिया वाला गुज़िश्ता रोज़ वाला वाक़या है, इसमें ये देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर खातून का पीछा करता है, गलियों के अंदर जो है वो उसे मशकूक नज़रों से देखता है और उसके बाद उसे छेड़छाड़ करता है और फ़रार हो जाता है। बड़ी आसानी से ये फ़रार हो रहा है। हम मुख्तलिफ गलियों के अंदर देखते हैं, मुख्तलिफ शॉप पे देखते हैं, मुख्तलिफ मेन सड़कों पर देखते हैं कि CCTV कैमरे लगे हुए, और इन अफराद को ये खौफ नहीं है कि उनकी शक्लें जो हैं, उनकी मोटरसाइकिल जो है वो CCTV कैमरे में आ रही है। ये समनाबाद का एक वाक़या नहीं है, इससे ठीक 1 माह कबल जो है वो गुलिस्तान जौहर में जो वाक़या पेश आया, उस हवाले से हम आला अफसरान से आज भी अगर बात करते हैं तो उनकी जानिब से हमसे सवाल किया जाता है, आप बता दें हम कैसे पकड़ें। तो पुलिस की जानिब से तो इस पर कोई कार्रवाई हमें नहीं दिखाई दे रहा कि नज़र आ रही है कि कोई कार्रवाई की जा रही हो। हाँ, ये ज़रूर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल की जाती है। हमने देखा कि जो गुलिस्तान जौहर में वाक़या पेश आया उसकी 100 से ज़ायद CCTV फुटेज हासिल की गई। अच्छा, 100 से ज़ायद फुटेजेस अगर हासिल कर ली गई तो उसको बैक ट्रैक करके वो लड़का किस बिल्डिंग, किस अपार्टमेंट, किस घर से निकला ये नहीं मालूम हो सका। 100 से ज़ायद CCTV फुटेज हैं, अगर आप बैक ट्रैक कर रहे हैं, मुसलसल गली दर गली पीछे जा रहे हैं या सड़क दर सड़क पीछे जा रहे हैं। वाक़यात हो चुके हैं और तीनों वाक़यात में से एक मुलजिम को पकड़ लिया है। वो भी खुशकिस्मती ये हुई है कि वो उसी इलाके का रहने वाला था। जो उसकी CCTV फुटेज मेन मंजर आम पर आई वो वाज़े देखी जा सकती थी, तो पुलिस ने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई कर ली। हमें इसमें ये ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर उनकी CCTV फुटेज सामने आ रही हैं, तो लोग इतना एजुकेट हों कि वो फौरी तौर पर उससे शनाख्त करें, उसके बारे में पुलिस को इतला दें, या फिर उसकी किसी भी किस्म की अगर मोटरसाइकिल या उसके बारे में किसी भी शख्स को पता चलता है तो फौरी तौर पर CCTV फुटेज की मदद से जो है वो बताया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई भी ना गुलिस्तान जौहर वाले वाक़े के अंदर जो है वो पुलिस को बताया गया किसी भी शख्स की जानिब से, और ना ही जो गुज़िश्ता रोज़ समनाबाद के थाने की हदूद में जो वाक़या पेश आया है उसके हवाले से किसी भी शख्स ने अब तक पुलिस को नहीं बताया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ भी सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। असल में होता ये है कि अगर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया जाए तो पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि चूंकि मुद्दा ही नहीं है तो इसलिए करके हम तफ्तीश को बेहतर अंदाज में कर नहीं सकते। तो ये समनाबाद के वाक़े के अंदर भी हुआ है, और जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 के अंदर ये वाक़या हुआ उसमें भी इसी तरह हुआ कि पुलिस की जानिब से कहा गया चूंकि जो खातून है मुतासरा वो सामने नहीं आई, उसकी जानिब से बयान नहीं दिया गया, तो हमने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी सरकार की मुद्दत में तो वैसे ही जो है वो मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा। ओके काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। अब ये वाली बात जो होती है ना, क्योंकि खातून जो हैं वो सामने नहीं आई और मुद्दई ना हो तो उसको छोड़ दें। हज़ारों लड़कियां जो हैं इसी तरह मोलेस्ट होती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। कौन सामने आएगा? और पुलिस की बड़े अच्छी जैसे एक इन्वायरमेंट होता है उनके यहाँ के, आराम से जाके आप अपनी बात कर लें। दूसरी बात ये, फेडरल बी एरिया वाली जो लास्ट हमने क्लिप दिखाया ना, जो मोस्ट रीसेंट हुआ है, इतनी क्लियर कट शक्ल उसकी सामने है, ये देखें, मतलब ये फोटोग्राफ है ऑलमोस्ट, कि इसको तो फौरन ही पकड़े जाना चाहिए। और गुलिस्तान जौहर वाला तो पता नहीं किधर गायब हो गया बंदा जो सामने नहीं आया। बट ये बाकी बहानेबाजी हैं। अब्दुल्ला, यू हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन देयर कि फेडरल बी एरिया वाले जो ये वाला गुलिस्तान जौहर वाला जो है तो उसको पूरा एक लिंक बनाए ना उसका कि किधर से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। वेल आई गेस वो लोग कर रहे होंगे और फिर भी नहीं पहुंच सके। आई गेस वो कोई ना कोई मिसिंग लिंक होगा किसी कैमरे का जिसके बाद वो नहीं पता लग सका। अदरवाइज अगर 100 से ज़्यादा फुटेजेस हासिल, क्योंकि जाहिर है ये हमारे जहन में कोई अनोखा ख्याल तो नहीं आया, ये इन्वेस्टिगेटर्स के जहन में भी आया ही होगा, क्योंकि ये तो एक लिमिट थी ना, मतलब ये तो बंदा रेडी बैठा हुआ था टू गो इवन फर्दर देन दैट इन एनी केस। सो ये है। थैंक यू काशिफ।
अच्छा बाय द वे उसकी जो ड्राइंग है ना वो गुलिस्तान जौहर वाली, वो मुझे नहीं मिल रही उसकी शक्ल से। आई थिंक पुलिस नीड्स टू हायर बेटर स्केचर्स, बेटर स्केचर्स, बिकॉज़ इवन विद अ मास्क इट्स नॉट द सेम। वैसे अब तो मेरा ख्याल है कि एआई से होगा सब कुछ, थोड़े अरसे तक हो रहा होगा दुनिया में। आप फीचर्स उधर वो हो रहा है, इधर ये हो रहा है, और इधर ये हो रहा है कि दिल का रिश्ता हो रहा है। तो उसमें कभी कभार ये होता है कि बहुत से रिश्ते जो हैं वो जोड़े जाते हैं, लेकिन वो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है कि रिश्ता होता है, मंगनियां भी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली शादी तक बात नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ओके, फिर ठीक है, बहुत से रिश्ते शादी से पहले टूट जाते हैं। तो ऐसे में जो लड़का और लड़की और फैमिलीज होती हैं, उनको किस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए या एक दूसरे के साथ क्या सलूक रखना चाहिए, ये बता रही हैं फैमिली एंड मैरिज काउंसलर मरीम सुहेल। और फिर हम कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मंगनियाँ टूट जाती हैं। ऐसे में शौक तो बहुत लगता है, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को तरगीब दें कि वो अपने करियर पे फोकस करें, कोई नई स्किल सीखें, रीलोकेट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा घर में ये बात डिस्कस होती रहती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, तो मूव ऑन होना मुश्किल हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखें कि शादी के बाद वैसे ही कपल ने इतनी ऊंच नीच देखनी होती है एक साथ, तो अगर एक रिश्ते में इतनी ही ताकत नहीं है कि वो कोई ऊंच नीच झेल सके, तो उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। अच्छा, ऐसी स्टोरीज हैं ना, बड़ी इंस्पायर करती हैं, और हम इसलिए आपके सामने लेके आना चाहते हैं ताकि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो आप भी देख सकें और मोटिवेट हो सकें। भाई, एक नौजवान है गुजरावाला का, फसलों में 300 रुपये दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। वालदा लोगों के घरों में काम काज करती है, और इल्म की ताकत का इसे मालूम था। मैट्रिक बोर्ड में आर्ट्स ग्रुप में इसने 1034 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। उस्मान खलील हमें इससे मिलवा रहे हैं। वाह जी, गुजरांवाला के तलीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। इस वक्त मैं गुजरांवाला के नवाही गांव गलोटियां मोड़ पर मौजूद हूं, जहां के होनहार तालिब इल्म ने मैट्रिक के आर्ट्स ग्रुप में 1100 में से 1034 नंबर हासिल कर मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की। ये नवाही गांव में एक कच्चे मकान में रहायश पजीर ये नौजवान है। जिस कमरे में ये तलीम हासिल करता, उस पर ना तो कोई उसके कमरे में पंखा लगा है, ये सिर्फ एक एनर्जी सेवर के नीचे बैठ कर रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ता, और रोजाना 18 किलोमीटर अपने साइकिल पर सफर तय कर अपने स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का जाता। इस वक्त ये होनहार तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी बताइएगा, 300 रुपये योमिया पे उजरत भी करते थे, मजदूरी करते थे, कहाँ मजदूरी करते थे, और तुम्हारी पहली पोजीशन आई है बोर्ड में, कितना खुश हो? मैं अपनी पोजीशन आने पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं जो अपने माली हालात हैं, माली अखराजात हैं, वो खेतों में मजदूरी करके 300 रुपया योमिया उजरत पर पूरे करता रहा। और मेरी अम्मी ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, और मेरे सर वहीद अशरफ साहब ने भी माली तौर पर भी और वैसे भी उन्होंने मेहनत करा के मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिस वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे इस पोजीशन से नवाजा है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मेरी हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि वो मुझे सपोर्ट करे, और मेरे माली अखराजात हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन्हें मेरी अपील है कि वो मुझे माली तौर पर सपोर्ट करें। और हाफिज जमशेद की वालदा लोगों के घरों में काम करती और खेतों में मेहनत मजदूरी करती, इसकी वालदा से भी बात करते हैं। जी माँ जी, कितना खुश हैं बेटे की आप कामयाबी पर? मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे की कामयाबी पर। मेरी ये अपील है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े। तो हुकूमत पंजाब से क्या अपील करना चाहती हैं? यही अपील करना चाहती हैं कि मेरे बच्चा आगे पढ़े थे, मेरी मदद करें। जमशेद के टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बात करते हैं। जी आप बताइएगा, कितना हो रहे हैं यार तालिब इल्म ये हाफिज जमशेद? हाफिज जमशेद जो है वो माशाल्लाह बड़ा मेहनती था। 5वीं पास करके इसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। ये एक यतीम बच्चा है। तो मेरी हुकूमत पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला हैं, उनसे अपील है कि इसकी भरपूर मदद की जाए ताकि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का सरमाया साबित हो सके। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनकी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इस होनहार तालिब इल्म की मदद की जाए ताकि ये आगे बढ़कर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके। जी अनबिलीवेबल हालात देखें, जज्बा देखें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस हालात में। और आर्ट्स में 1034 नंबर लेना, साइंस में जरा ज्यादा आ जाते हैं। वी कैन सी ऑन द नेक्स्ट आवर।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे ना वज़ीर आज़म साहब के इंटरव्यू के बाद खासी बहस हो रही है इस बात पे कि क्या इंतखाबात 90 दिन में होंगे या ताख़ीर, अब जो कि लिटरली it's written on the wall kind of a situation. So ताख़ीर से होंगे, क्योंकि अगर नई हल्का बंदियों वाला मामला आता है तो कम अज़ कम भी उसमें 4 महीने इलेक्शन कमीशन कहता है कि लगेंगे। कवर दिलशाद साहब एक सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितनी सलाहियत है कि वो कितना जल्दी इस काम को मुकम्मल कर सकता है। सर शुक्रिया, आप इलेक्शन कमीशन के काम और उनमें काम करने वालों से बखूबी वाकिफ़ हैं, इनकी कैपेसिटी को भी जानते होंगे। तो पहला बुनियादी सवाल तो यही है कि लिमिटेशंस करना कितना मुश्किल काम है, कितना वक्त एक्चुअली दरकार होता है और मिनिमाइज इसे किया जा सकता है क्या? अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो वफाकी हुकूमत अगर गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नई हल्का बंदियाँ कराने के लिए आईनी कानूनी तौर पर मजाज है। उसके तहत तकरीबन 4 महीने का अरसा जो है वो दरकार होगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, लेकिन इसमें बाद ऑब्जेक्शन होते हैं, एतराज़ात होते हैं और बाद अदालती कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। तो आप इसको 6 माह कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो अंदरूनी तौर पर हमें मालूम हुआ है तो उनका कहना ये है कि हम 5 महीने तक, कोई लाजमी हमारा है कि 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन 6 महीने भी हो सकते हैं। 6 महीने से बात आगे नहीं जाएगी। अब 3 महीने तो आपकी इलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, तो 3 महीने आप एक्स्ट्रा ले जाएं। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन जो है ये 15 जनवरी के बाद ही हो सकेंगे। अगर नई हल्का बंदियों का फैसला हो जाए या मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर 3 महीने मजीद जो है वो इलेक्शन ताख़ीर का निशाना बन सकते हैं या ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि ये मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर कर लेने के बाद प्रोसीजर जो है वो क्या होगा? क्या हुकूमत को नई हल्का बंदियों के लिए कमीशन को कहना पड़ेगा या फिर ये चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद होगी कि हल्का बंदियाँ जो हैं उनको चेंज करें, उनके ऊपर ये इलेक्शन होंगे? मतलब ये वो उनकी डिसीजन मेकिंग होगी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो ही वफाकी हुकूमत नई डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो फिर आज खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 के तहत आज से 9 हल्का बंदियाँ कराने का कानूनी तौर पर पाबंद हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद अपने आइनी जो है जिम्मेदारियां उसको पूरी करनी पड़ेगी और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बार बार वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे थे कि हमें कम से कम 4 महीने का अरसा दरकार होगा। लेकिन 4 महीने तो कागजी कार्रवाई है, बाद में लोग अदालतियाँ बाकायदा एतराज़ भी करते हैं, ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, हेयरिंग भी होती है। तो आप बिल्कुल तसल्ली के साथ जो मामले तय होंगे तो 6 महीने का अरसा लगने का इम्कान है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात काम किया तो 5 महीने लग जाएंगे। तो 5 महीने और 6 महीने लगेगा। इस लिहाज से इलेक्शन जो है वो मौखर हो सकते हैं 3 महीने के लिए। अच्छा कमर साहब, अगर मर्दमशुमारी वाला मामला एक तरफ रख भी दें तो भी इलेक्शन बर वक्त होने ना होने पर सवालात मौजूद हैं। आम हालात में उसूली तौर पर अगर इलेक्शन में ताख़ीर हो तो इसकी सॉलिड ग्राउंड क्या हो सकती है? क्या अमन व अमान की सूरत हाल या माशी मसाइल इलेक्शन मुलतवी करने की वजह बन सकते हैं? चले अमन व अमान तो बन सकता है, क्या माशी मसाइल भी बन सकते हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये माशी हालात का मामला जो है वो तो ज़हर है, पूरा मुल्क उसका 2-4 है उसके मामले में। लेकिन यहाँ चूँकि मर्दमशुमारी का मसला ऐसा है डिजिटल मर्दमशुमारी का कि उन्होंने ताख़ीर की। महकमा शुमारिया डिवीज़न ने जो मुकर्रर एक शेड्यूल दिया गया था उससे उन्होंने मुताबिकत के मुताबिक उसका शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने डिजिटल मर्दमशुमारी के रिजल्ट पेश नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सिंध हुकूमत भी और बाकी सिंध में जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, मुतहदा कौमी मुल्क पाकिस्तान होगी और दीगर जमातें होगी, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा। पहले इजलास 25 जुलाई को होना था तो नहीं हो सका। फिर खबर आई कि 2 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं हो सका।
अब अगर इस चंद रोज के बाद अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं होता, इसका मतलब यह है कि पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात होंगे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते ये बयान जारी कर चुका है सरकारी तौर पर कि अगर ये मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन ना हुआ तो हम पुरानी मरदमशुमारी जो 2017 की बुनियाद पर और जो हमने 5 अगस्त 2022 को जो हल्का बंदी की थी उसको बेस बनाते हुए हम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। तो ये तो अब अगर 60 दिन में अब होता है शेड्यूल, यानी अगर असम्बली तहरीर होती है 12 अगस्त को तो 60 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर कबल अज़ वक्त तहरीर होती है तो 90 दिन होंगे। इसके बारे में जो हमें इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये होगा, अगर 60 दिन का टाइम दिया जाता है तो अक्टूबर का पहला हफ्ता अतवार के दिन इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ये 90 दिन का आता है तो नवंबर का पहला हफ्ता 7 नवंबर अतवार के दिन इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये एक इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी तौर पर जो तैयारियां हो रही हैं उसको मैंने आपके सामने पेश कर दिया है और आईन और कानून के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। That was a bit of a डेवलपिंग स्टोरी, लेट्स सी आगे क्या होता है, बट लग यही रहा है अब तो यही इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन 90 दिन में ना हो पाए। बड़ा थ्रिलर है ये, वैसे एंड तक नहीं पता होगा, हु डन इट टाइप मूवीज़ नहीं होती कि क्या होने वाला है। लेकिन एक और ज़रा सिचुएशन आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं, एज इफ़ इतनी चीज़ें मज़ीद नहीं हो रही थी। एक एडिशन हुई है कराची में मोबाइल फ़ोन की, छीना झपटी ऑब्वियसली मामूल सी बात है, लेकिन अब मार्केट से मोबाइल ख़रीदने वाले शहरियों को भी चूना लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। और वो किस तरह, कराची में छीने गए मोबाइल फ़ोन की पैचिंग के बाद दोबारा फ़रोख्त का नया धंधा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का चल पड़ा है। पैचिंग क्या होती है? हाँ, तो ज़राए के मुताबिक बताएं थोड़ा सा। IMEI नंबर जो होता है ना, ये तब्दील कर दिया जाता है, 500 या 1000 लगते हैं। और उसके बाद क्या ये फ़ोन डब्बा पैक बना के फ़रोख्त किए जा रहे हैं? जो नहीं पैच हो पाते उनका क्या होता है? हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, कहा यही जाता है ये फ़ोन जब पूरे पैकेज होके आते हैं तो जो ख़रीद रहा होता है वो बिल्कुल ये नहीं कि ही कैन नॉट टेल अपार्ट कि नया है कि ये पुराना है, पैचिंग हुई है। तो एक तो पैचिंग बेसिकली होती है जो यूज़ फ़ोन लेने वाले हैं ना उनके लिए, और कराची ही नहीं लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में पैचिंग बेसिकली स्टार्ट ये हुई थी कि ये PTA अप्रूव जो फ़ोन होते हैं ना, कि जिनका अप्रूव नहीं हुआ 2 महीने बाद बंद हो गया, तो पैचिंग उसके लिए स्टार्ट हुई थी ये कि उसको वो लोग एक नया EMI नंबर दे देते थे, जो कि गैर कानूनी तो है लेकिन वो था। लेकिन कराची में या दूसरे इलाकों में हुआ यह है कि जो छीने गए मोबाइल फ़ोन हैं मुख्तलिफ ब्रांड के, उनकी पैचिंग हो रही है और वो मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। वैसे बातें तो दोनों ही गलत थी। नहीं, वो तो पहली बात वाली तो गलत है कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, चलो ये किसी तरीके से आप माफ़ी के काबिल हो सकती है। हर 2 महीने बाद पैच करा रहे थे अपना? नहीं, हर 2 महीने बाद नहीं, एक दफ़ा पैच हो गया, नया EMI नंबर दे दिया तो वो पैचिंग पे तो चलता रहेगा। कुछ फ़ोन ऐसे हैं कि जो रीस्टार्ट करें अगर उसको तो उसकी एक्चुअल EMI नंबर बहाल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो इनकी चलता रहता है। लेकिन वो किसी भी लिहाज से एक तो महफूज यूँ नहीं है कि उसका डेटा महफूज नहीं होता, उसके अंदर जो भी आपका रिकॉर्ड है, तस्वीरें हैं, वो कोई भी उसको जो है ना वो पिक कर सकता है। दूसरा ये है कि उसकी अपडेट नहीं होती, और लिहाजा जब अपडेट नहीं होती तो वो सिस्टम में स्लो चलता है फ़ोन, ये तो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम ये है कि छीना गया मोबाइल फ़ोन या चोरी शुदा या किसी वारदात में किसी को कत्ल करने के बाद छीना गया है, तो इस टाइप के मोबाइल फ़ोन जो है वो शहरियों के लिए जो ज़ाहिर है वो एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकते हैं। तो कराची में पैचिंग हो रही है, इसकी 4-6 मार्केटें हैं जिनके अंदर ख़ास तरह के लोग हैं जो ये पैचिंग करके देते हैं। जैसे कि बताया कि 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 भी ले लेते होंगे, तो अगर 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन है तो अगर 2000 चोरी शुदा फ़ोन जाता है उसके ऊपर EMI नंबर कोई और लग जाता है, और लग जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं ये लोग, और असल बात ये कि बिक रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। और मतलब लोग इस तरह ले रहे होंगे कि जब सेकंड हैंड फोन जो लेते हैं तो वो ले रहे हैं, उनको नहीं थोड़ा पता, सस्ता मिल जाता होगा। देखिए, हम आप जाएंगे तो हम तो ज़ाहिर है EMI नंबर चेक करेंगे ना उसका। आपने अगर उसका IMEI नंबर चेक किया है तो उसके बाद आप ख़रीदेंगे। या होता यह कि यूज़ फ़ोन लेते हुए हम कोशिश करते हैं कि डब्बा उसका साथ लें, ताकि जो कस्टमर उसको बेच कर गया है, आप पुराना दे के नया लेकर गया है, तो डब्बे के साथ आपको सबूत मिल जाता है कि ये छीना हुआ या कम अज़ कम वो नहीं है। तो ये एक तो दूसरी चीज़ जो इसमें ये आई है कि आपके पास जो इनका क्या कहते हैं कि DRBS एक PTA की ऐप है, वेबसाइट भी है, इनकी ऐप भी है। तो इसमें अगर आप उसका फ़ोन जब ख़रीद रहे हैं, उसका जो नंबर उस पर डिस्प्ले में दिखा रहा है वो नंबर जो है आप उसके अंदर उसमें डालें आप,
तो आपको एक्चुअल उसमें उसका जो नंबर वो हो जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा ये मोबाइल फ़ोन वो है। दूसरा ये कि वो शीशे में उतारते हैं बुनियादी तौर पे ना, एक तरफ आपको डब्बा पैक लोकल मोबाइल फ़ोन देंगे कि 40,000 रुपये का है, दूसरी तरफ आपको एक बहुत ही अच्छी ब्रांड का और बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन देंगे, वो भी 40,000 में देंगे। तो कंफ्यूज होता है आम तरह का कस्टमर। तो साहब आप जो वो एक कंपैरिजन दे रहे थे, वो बड़ा गंभीर सवाल के बीच में था, वो आप सोच नहीं पा रहे थे ना। मैं कह रहा हूँ कि जो चोरी हुए हुए फ़ोन हैं इनकी पैचिंग करके इस पे नए नंबर डाल के ये मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, हम यही ठीक समझ पाए? बिल्कुल 100% यही बात मतलब। तो ये पकड़े नहीं जा रहे लोग? पकड़ा तो उस सूरत में जाता है ना कि अगर कोई किसी के हाथ में आएगा, जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर मोबाइल फ़ोन पैच शुदा है तो कोई पहचान तो नहीं सकता उसको कि कौन सा है। तो वही बंदा जब दोबारा उसको रीस्टार्ट करेगा या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होंगी या सॉफ्टवेयर में जाएगा तो जाके उसका एक्चुअल EMI नंबर जो है वो निकाल सकता है उसका। सेकंड क्वेश्चन, तो फिर अगर लोग जो सुन रहे हैं वो आइडेंटिफाई किस तरह करें फ़ोन खरीदते वक्त? देखिए, एक तो वो दुकानदार उसको एक शशका देता है कि वो इसको बताता है कि ये VIP PTA अप्रूव्ड फ़ोन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वो कुछ दुकानदार क्लियर भी कर देते हैं कि पैचिंग है बेसिकली। तो कुछ लोग जो हैं वो इसका जो नाम दिया है इन्होंने VIP PTA अप्रूव्ड, एक लाइफ टाइम PTA अप्रूव्ड, और दूसरा इनका PTA पैच करके कह देते हैं। अब कस्टमर कोई चीज़ें नहीं होती हैं, बस बनाई हुई हैं बेचने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर जो उसके पीछे मोबाइल फ़ोन पे जो मोनोग्राम उसका वो होता है, एक स्टिकर लगा होता है, तो उसके ऊपर जो उसका EMI नंबर होता है वो प्रिंटेड होता है ना, जो प्रिंटेड अगर उस फ़ोन से मैच कर रहा है देन वो ख़रीदे। अगर वो मैच नहीं कर रहा, मसलन अगर Galaxy 3 फ़ोन है तो उसके ऊपर PTA उन्होंने जो अपना जो लगा दिया है वो किसी और फ़ोन का लगा देते हैं, मतलब अपनी पास से मनगढ़ंत बना के वो लगाते हैं, तो लिहाजा वो रन तो हो जाता है, उसके ऊपर चल तो जाता है, सिम भी चल जाती है। तो डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस करेंगे? पुराना होना चाहिए, मतलब नया स्टिकर भी ना तब्दील किया हो ना अगला। यानी आप एडवाइस करेंगे अब लोग जब सेकंड हैंड फ़ोन लेने जाते हैं तो एक तो डब्बे के साथ हो और साथ वो नंबर चेक करें। दूसरा जो PTA की जानब से जो वेबसाइट दी गई है, और जैसे कि मैंने बताया कि एक इनका जो ऐप है PTA ने जो दिया हुआ है वो है DRBS, आप ये ऐप अपने पास डाउनलोड करें, इसके साथ उस जो EMI नंबर आपको वो दे रहा है डिस्प्ले करके वो मैच कर लें। अगर वो उसके साथ मैच हो रहा है कि हाँ जो मैं फ़ोन ख़रीद रहा हूँ Galaxy 3 है तो मैं वही ख़रीद रहा हूँ और क्या वो वही EMI नंबर उसके ऊपर है तो वो खरीदें, अदरवाइज उसको नहीं लेने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मुश्किल में यूँ फंस सकते हैं, कल को आपका वो रीसेल नहीं है उस फ़ोन की कतई तौर पे। दूसरी बात ये है आपका डेटा चोरी हो सकता है, रीसेल नहीं है, स्लो चलेगा। मेन जो बात यह है कि आपका अगर वो एक्चुअल नंबर कहीं डिस्प्ले में आ गया या पकड़ में आ गया तो वो फ़ोन जो है वो आप उसको किसी कत्ल के मुकदमे में फंसा सकता है, किसी डकैती में फंसा सकता है, किसी बड़ी कार्रवाई में जो है वो लोग फंस सकते हैं। और आमतौर पे सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं, हाँ यार चलाते हैं, शशका है, बस सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें। अच्छा जी, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपने दिया। अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अ वेरी इजी थिंग कि भाई फ़ोन लेना है जाके फ़ोन ले लो, बट अब आपको ज़रा थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जा रही ज़िंदगी? हाँ, मगर उसके हल भी साथ साथ हम आपको बताते हैं। हल तो है। अभी हम मुख्तसरन आपको बताएंगे, ज़रा अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान के दिलावर खान सनान हैं, आलमी मार्शल आर्ट्स गेम्स में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। 77 किलोग्राम कैटेगरी में दिलावर खान ने अमरीकी एथलीट को शिकस्त दी है और वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स फ्लोरिडा में हुए हैं एंड वहाँ इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। हाउ लवली, मुश्किल काम भी है, देखो ज़रा। नहीं, हमारे पाकिस्तानी जो है ना ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं और क्या दिल लगा के ये पूरी प्रैक्टिस करते हैं। दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। मतलब रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत आगे तो खैर नहीं है हम, बहुत आगे का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल टॉप 3 में तो हम ही आ रहे हैं ना, मैं नहीं वहीं पे। That is not the point. 25 करोड़ का मुल्क है, बॉटम 100 में भी नहीं है। कहने का मतलब है पोटेंशियल इतना कोई जबरदस्त किस्म का है, डिस्पाइट द फैक्ट एज यू मेंशन कि रिसोर्सेज जीरो के बराबर हैं, व्हिच मींस दे आर नेचुरली वेरी टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि काफ़ी टॉप के लोग हैं, बस यू नीड टू बी असिस्टेड मोर। वेलकम
बैक। अच्छा जी, हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात कर रहे थे और अब्दुल्ला को लग रहा था कि दे आर नॉट डूइंग दैट वेल, तो हमने उनको आउट कर दिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमारे पास बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं अभी, और आपको बताएं कि टेनिस के मैदान में भी पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। और टेनिस स्टार उशना सोहेल मलेशिया में होने वाले बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं, विच इज़ अमेजिंग। आपको बताएं कि उशना सोहेल को 16-17 साल जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने और अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा सिंगल्स और डबल्स मुकाबले जीतने पर बिली जीन किंग कप जो है कमिटमेंट अवार्ड मिला है। उशना इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और उशना इस वक्त हमारे साथ है। नाइस पिक्चर्स। उशना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और वेल डिज़र्व्ड अचीवमेंट है आपकी। बताइएगा सबसे पहले तो फॉर पीपल हु आर अनअवेयर कि आपका ये इंटरेस्ट और पैशन, और इतना पैशन कि आपने ऑलमोस्ट मतलब 15, 16, 17 साल लगा दिए इसमें, ये कहाँ से शुरू हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I'm very thankful to Allah that He gave me this opportunity to play a sport like tennis. और मेरी जर्नी जो है it started when I was about 12 years old, और I think coming from a tennis family, that's a big reason कि मैं इस गेम में आई और इसमें मैंने आगे participate किया in so many international tournaments, and I think obviously on the way काफ़ी sacrifices थे, काफ़ी compromises थे। मतलब अभी तक जो भी मेरी जर्नी में सपोर्ट किया है, obviously my parents have been there throughout the whole time, और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह my husband उन्होंने मुझे किया है सपोर्ट। तो I think like challenges वगैरह काफ़ी थे, but at the end of the day जब मैं वापस when I look back at all these years, और I'm very happy कि मैंने कभी कुछ points पे आकर give up नहीं किया, because there were many points जहाँ मैंने सोचा टेनिस छोड़ दूँ, continue करूँ, pursue करूँ। But I think this is a big lesson in life कि अगर आप अपने passion पे या किसी चीज़ पे that you really love, if you don't give up। अच्छा, जब आपने अपने पेरेंट्स की बात की है, अपने हस्बैंड की बात की है, डेफिनेटली एक पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है तो इंसान इतना आगे जाता है। ये अचीवमेंट इज़ ऑल्सो रिकग्निशन आपकी एफर्ट्स की और जितनी सेक्रीफाइसेस की आप बात कर रही हैं। तो इसमें क्या नॉमिनेशन होती है, कोई पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है कि हमारी तरफ से हु वुड यू नो हु डिज़र्व्स इट मोर? हाउ डज़ दैट वर्क? आपको किस तरह पिक किया है इन्होंने? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो प्लेयर्स आप इंटरनेशनली देखते हैं, लाइक दे आर वेरी वेल सपोर्टेड, जैसा आपने बोला है, उनकी प्रॉपर फैसिलिटेशन होती है, उनका टीम सिस्टम होता है। और अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो पाकिस्तान में एक वो उस तरह का सिस्टम नहीं है स्पोर्ट्स का। तो मैंने जैसे कहा, माई पेरेंट्स हैव बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने किया, तो उसमें आप देखें अगर प्लेयर्स लाइक ऑन्स जबर या जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके साथ दे हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड विद देम, दे हैव न्यूट्रिशनिस्ट, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वो चीज़ें अगर आपकी टीम में आपने ऐड ऑन करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्सपेंडिचर काफ़ी होता है उस लेवल पे। एंड सेकेंडली आई वुड से कि जो एक एक्सपेंडिचर के साथ साथ आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिसकी बेसिस पर वो अपने करियर को आगे लेके जाते हैं या वो परस्यू करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है, बट मेरी एक ऑब्वियसली एज अ प्लेयर एंड बीइंग अचीविंग दिस एट द इंटरनेशनल लेवल, मैं कहूँगी कि स्पॉन्सरशिप शुड फोकस ऑन अदर स्पोर्ट्स जो नेगलेक्टेड हैं, और आपके इतने रिनाउंड चैनल्स हैं जिनको आई थिंक एथलीट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा अवार्ड का क्राइटेरिया आपने पूछा। जी बिल्कुल, अवार्ड का क्राइटेरिया भी बता दें। पाकिस्तान की खासतौर पे जो टेनिस फेडरेशन है, हम उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें, बिकॉज स्पोर्ट्स सारे ही ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स की फेडरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं, लेकिन कंप्लेन हमेशा यही आती है कि वो हैं तो सही, लेकिन सपोर्ट कोई इतनी खास नहीं होती। जी, सबसे पहले मैं क्राइटेरिया आपने अवार्ड का पूछा वो बता दूं। बेसिकली जो कमिटमेंट अवार्ड है, क्योंकि टेनिस इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव स्पोर्ट, इट्स प्लेड अराउंड 260 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और इसका जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इट्स अ वेरी वेरी डीप ओशन। तो उसमें ये जो कमिटमेंट अवार्ड है, ये अभी तक 135 प्लेयर्स को अराउंड द वर्ल्ड जो जिन प्लेयर्स ने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, उनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने रिकग्निशन दी है।
and alhamdulillah Pakistan mein I'm the first one, and among the other few who've gotten this award, I'm a recipient for this award. तो इसमें आपकी जो 16 years का एक, because Billie Jean King Cup हर साल होता है जिसमें आप अपनी country को represent करते हो. तो I played my first international match for Pakistan when I was about 15 years old, और मैंने अपना debut match जीता था. तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद ओवर द years जितनी मेरी विन्स पाकिस्तान के लिए रही हैं, बोथ इन सिंगल्स एंड डबल्स, जो मैंने टायर्स पाकिस्तान को जिताई है, जितने मैचेस खेले हैं, उसकी बेसिस पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने मुझे ये रिकग्निशन दी है, एंड दे रिनाउंड मी विद दिस कमिटमेंट अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है फॉर द अवार्ड. Certainly a proud moment for you and your family and the country as well. अब ये बता दीजिएगा कि आपके इस सफ़र में if we ask you to look back, आपकी ज़ाहिर अपनी कंट्रीब्यूशन है, आपके वालिदैन, आपके हस्बैंड, टेनिस फेडरेशन या हमारी हुकूमती सतह की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है एक प्लेयर को इस लेवल तक पहुँचाने में? क्योंकि आपका तजर्बा है, आपने इतना अरसा गुजारा है, इसलिए हम या फिर लेट्स सपोज जब कुछ कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, जैसे ये रिकग्निशन है आपकी, तो उसके बाद आपको हुकूमती सतह पर मुबारकबाद दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है? पहले भी कुछ होता है इनकी शी हैज वन ऑलरेडी सो मेनी मैचेस एंड मेडल्स ऑब्वियसली. जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ होता है कि प्लेयर्स अपने पैशन पे, अपनी फैमिली के सपोर्ट से एक पॉइंट तक पहुंचते हैं, और जब उनको एक अचीवमेंट मिल जाती है तो सब उनको पूछते हैं. लेकिन उस जर्नी में जो एक ग्रिल होता है, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो फैसिलिटेशन नहीं है कि या वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं है जिसकी बेसिस पर हम मज़ीद आगे जा सकें. आई थिंक एज ए प्लेयर अगर मुझे और सपोर्ट मिलता और स्पॉन्सरशिप्स मिलती तो मैं आगे जा सकती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह has still awarded me with a lot. लेकिन उसमें मैं कहूँगी कि अगर आप जैसे आफ्टर माई मैरिज गोइंग टू UK, मैंने वहाँ भी टेनिस सिस्टम ऑब्जर्व किया है, तो उधर LTA है, लॉन टेनिस एसोसिएशन. तो अगर आप फेडरेशन की बात करें तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे होता है कि फेडरेशन सिर्फ स्पेसिफिकली प्लेयर्स को नहीं सपोर्ट करती. बेसिकली जो प्लेयर्स जब एक नेशनल लेवल पे अपना नाम बनाते हैं या व्हेन दे स्टार्ट कमिंग एट द टॉप, तो उसमें फिर बाकी स्पॉन्सरशिप्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ऑफ कोर्स प्लेयर्स को मार्केट करना एक फेडरेशन की आउट से कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लेयर्स को अगर अपने फंड्स के थ्रू नहीं, अगर फंडिंग का इशू है तो आप प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स की तरफ जाएं या प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं जहां पर आपके नॉन ब्रांड्स हैं. जैसे क्रिकेट को इतनी जैसे वी हैव ब्रांड्स लाइक कोक, पेप्सी जो क्रिकेट को इतना सपोर्ट करती हैं, तो इसी तरह जो बाकी नेग्लेक्टेड स्पोर्ट्स हैं, जो एथलीट्स पाकिस्तान में नेग्लेक्टेड है, अदरवाइज तो टेनिस की स्पॉन्सरशिप आप वर्ल्ड वाइड देख लें तो दुनिया के लग्जरी मोस्ट लग्जरियस ब्रांड्स टेनिस को सपोर्ट करते हैं. सो यस, यहाँ पे भी होना चाहिए. ब्रांड्स मतलब अगर आप देखें विंबलडन में तो मतलब दे आर एसोसिएटेड विद टेनिस. अफसोस की बात है कि इधर नहीं है. उष्णा, वेल यू हैव डन रियली वेल, और आपकी ऑन योर ओन अचीवमेंट्स काफ़ी कमेंडेबल हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. ऑलराइट, सो वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ. उसके बाद वापस आ रहे हैं. ओके फाइन. वेलकम बैक. अच्छा जी, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी जैज़ म्यूज़िक सुनने वाले लोग बहुत हैं और बड़ा पसंद करते हैं. और क्या आपको पता है कि एक लाहौर जैज़ ग्रुप भी है? एग्जैक्टली. तो लिहाजा वो पहले बाय द वे होता था सचल म्यूजिकल बैंड होता था, लेकिन अब ये लाहौर जैज़ ग्रुप बन गया है. और लाहौर जैज़ ग्रुप की ही एक रुकन हमारे साथ मौजूद हैं, दुआ जाफरी. सो दुआ, अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताइए. मतलब हमें तो बड़ा पसंद है जैज़, इट रियली क्रिएट्स अ ग्रेट वाइब. लेकिन बड़ा वाइब क्रिएटिंग म्यूजिक. आपको इसके अलावा भी लोग मिलते हैं जो जैज़ पसंद करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और जैज़ लाहौर जैज़ एंसेम्बल के लिए मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाई थी, और ऑब्वियसली जैज़ तो वर्ल्ड वाइड पसंद किया जाता है, तो यहाँ पे भी बहुत पसंद करते हैं लोग. और ये लाहौर जैज़ एंसेम्बल सिर्फ जैज़ नहीं करता, जैज़ में क्लासिकल म्यूज़िक भी वो फ्यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये म्यूज़िक वीडियो मैंने बनाई थी. नहीं, तो यू आर द म्यूज़िक वीडियो मेकर, वीडियो डायरेक्टर. यस. वंडरफुल. तो क्या इसको कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है फ्रॉम द म्यूज़िकल हलके? हमने ये रिलीज़ की थी लास्ट ईयर, और तब से अभी तक तो काफ़ी पसंद आई है सबको, जैज़ लवर्स को, और क्लासिकल म्यूजिशियंस भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक फ्यूजन है जैज़ और क्लासिकल का.
अच्छा, तो अपना इंटरेस्ट कितना होना चाहिए इस चीज़ में, इस काइंड ऑफ म्यूज़िक में, फॉर यू टू प्रोड्यूस द वीडियो जो हम बाय द वे साथ साथ देख भी रहे हैं? आई थिंक म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो सबका ही होता है, बट जैज़ म्यूज़िक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने क्लासिकल म्यूजिशियंस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी की थी जिसकी वजह से मुझे क्लासिकल म्यूज़िक में भी कुछ इंटरेस्ट हुआ और तब मैंने ये बनाई। आगे क्या करना चाहती हैं? अल्टीमेटली फिल्म बनाना चाहती हैं, ड्रामा डायरेक्टर बनना चाहती हैं, किस तरह से अपने टैलेंट को आगे परस्यू करेंगी? अभी मैं आगे फिल्म मेकिंग में ही जाना चाहती हूँ, बट उससे पहले मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा म्यूज़िक पे है, तो म्यूज़िक वीडियोस अभी के लिए मैं डायरेक्ट करना पसंद करूँगी। म्यूज़िक वीडियोस बनाती हैं या म्यूज़िक भी बनाती हैं? नहीं, म्यूज़िक वीडियोस ओनली। वंडरफुल, ऑलराइट, वेल बेस्ट ऑफ लक तो और वेरी नाइस वीडियो वाइब जो हमने देखी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके जी। अच्छा जी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट आज से हो रहा है भारत के शहर चेन्नई में शुरू और इफ्तिताही रोज़ 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच मलेशिया से खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 3.5 घंटे फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग सेशन किया है और पेनल्टी शूट आउट की ट्रेनिंग की है और हाफ कोर्ट पर प्रैक्टिस की है हमने, भरपूर प्रैक्टिस मैच भी खेला है हमने। सो यस, गुड लक टीम पाकिस्तान। इससे पहले हमने आपको बताया था ना, हमारा बड़ा भरपूर इस्तकबाल भी किया गया था चेन्नई हमारी टीम के, हमारे स्क्वाड के पहुंचने का। बस सारा रौला जो होता है ना क्रिकेट का ही होता है, वरना आपको पता है ना वो तो बादला चल रहा होता है स्पोर्ट्स का। वेल, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। हाँ, बाकी सारे स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं। दैट्स राइट। अच्छा भाई, पीसीबी ने 3 साबिक कप्तानों पर मुश्तमिल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी तश्कील देते हुए मिसबाउल हक को बनाया है सरबरा इसका, और कमेटी के दीगर 2 अरकान में साबिक कप्तान इंजमाम हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, और क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के क़याम का मकसद है डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेइंग कंडीशंस, कोचेस की तकर्रुरी, सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स और दीगर अहम क्रिकेट उमूर से मुताल्लिक अपनी सजेशंस देना। अच्छा देखिए, क्रिकेट के हवाले से विच इज़ वेरी गुड बाय द वे, कितना हम डिटेल में जाते हैं कि कहाँ से हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ से हमारे पास नया टैलेंट आ सकता है, एवरीथिंग। सो दैट इज़ वन स्पोर्ट जिस पे हमारी सारी कंसंट्रेशन हो जाती है एंड दैट इट हैज़ डन वंडर्स। लेकिन यही तवज्जो बाकियों पे भी दी जाए, जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे हॉकी, टेनिस की बात कर रहे थे जैसे, और फिर हॉकी की अभी जो बात की है, फुटबॉल है, मतलब और हॉकी की ग्लोरी तो लिटरली हमने देखी हुई है, वो हमें याद भी है। अच्छा जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे, वी कैन सी यू टुमारो। बाय।